सिर्फ दीदी के लिए मतदान होगा और दीदी के फेवर में होगा। दीदी ने जन्म से लेके मृत्यु तक 100 से ऊपर प्रकल्प किए हैं लोगों के लिए, ताकि चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 4 जन के फैमिली में अगर 1 जन का भी वोट काट दिया गया है, वो 3 जन ये सिस्टम के विरुद्ध बदला लेना चाहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने उन लोगों का हैरेसमेंट किया है आपके नागरिक होने का प्रूफ देने के लिए। वो 1 जन का जो वोट काट दिया है बीजेपी ने, उसके बदले में लोग भारी तादाद में आके मतदान कर रहे हैं। जब भाजपा के नेता लोग घर में बैठ के ताली मार रहे थे कि हम लोग का वोटरों का नाम कट जा रहा है, तब दीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट तक जाके लड़ा है हम लोगों का नागरिक के लिए, और कोई नहीं लड़ा है हम लोग के राज्य में। समाचार ए समय में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तरपाड़ा विधानसभा सीट से तृणमूल उम्मीदवार शीर्षन्य बैनर्जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 94% की वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली से ज़्यादा केंद्रीय नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जैसे नेता दिल्ली से ज़्यादा बंगाल में एक्टिव हैं। बहुत ज़ोर से चुनाव प्रचार उनका चल रहा है। भाजपा नेता ये मानने लगे हैं कि वही सरकार में वापस आ रहे हैं। हम तृणमूल उम्मीदवार शीर्षन्य बैनर्जी से जानेंगे कि यहाँ हवा का रुख किस तरफ है। शीर्षन्य बैनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी के बेटे हैं। पहली बार वह विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट से उनके सामने माकपा और भाजपा के उम्मीदवार हैं जो उनको चुनौती दे रहे हैं। उनसे बातचीत करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हालात हैं और लोग किसके साथ हैं। शीर्षन्य जी, आपका स्वागत है। तो आपको क्या लग रहा है, बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत ही भारी तादाद में लोगों ने वोटिंग दिया है, 94% वोटिंग हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग कैसे हुआ? ये जो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। देखिए, यहाँ पे मेरा जो ख्याल है, ये किसी भी हालत में प्रतिष्ठान विरोधी वोट नहीं है। ये जो वोट लोग निकल के दे रहे हैं, ये एसआईआर के खिलाफ है, क्योंकि एसआईआर के वजह से लोगों का जो हैरेसमेंट हुआ है, जो नागरिक है उसको अपना नागरिकता प्रमाण करना पड़ा है, और इसी के विरोध में इतना भारी तादाद में लोग निकल के वोट दे रहे हैं। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि सुनामी आई है और उनकी सरकार बदलेगी। आपको क्या लगता है? देखिए, पिछली बार अमित शाह ने बोला था कि 220 सीट आने वाले हैं। 2024 में अमित शाह ने बोला था कि 400 सीट आने वाले हैं। ना उनका 400 सीट आया 2024 में, ना 2021 में 220 सीट आया। इस बार ये सब सुनामी वगैरह बोल रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर जो भी फिगर वो बोलेंगे, अगर 200 भी बोलेंगे तो उसका 1/3 हो जाएगा। इसी डर से वो कोई फिगर ही नहीं बोल रहा है। अभी सुनामी आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कहर ढा देगा, ये सब बोल रहा है। तो आपको लगता है कि भाजपा नेता जो हैं सत्ता में वापस आने के लिए सिर्फ चुनावी मौसम में वो लोग यहाँ बंगाल में आते हैं और वैसे उन्हें कभी देखा नहीं जाता है? और चूंकि ममता जी की सरकार जो है, टीएमसी की सरकार, यहाँ लोगों के लिए जो योजनाएं उन्होंने लागू कर रखी है। यहाँ पे दीदी को छोड़ के कोई हवा ही नहीं है। सिर्फ दीदी के लिए मतदान होगा और दीदी के फेवर में होगा। दीदी ने जन्म से लेके मृत्यु तक 100 से ऊपर प्रकल्प किए हैं लोगों के लिए, ताकि चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ जो जो बाकी पॉलिसी ओरिएंटेड जो भी चेंजेस है, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों का जो बंगाल ग्लोबल समिट होता है, उसमें हर साल हम लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है। हम लोग का 3rd लार्जेस्ट चिप डेवलपमेंट इंडस्ट्री होने वाला है। हम लोग का कोल ब्लॉक में 1 लाख से ऊपर जॉब मिलने वाला है। 37,000 सेकेंडरी टीचर नियोग होने वाले हैं ये अगस्त के अंदर। सो सिर्फ प्रकल्प ही नहीं है, उसके साथ जो पॉलिसी ओरिएंटेड जो भी डेवलपमेंट है, वो सब बंगाल में हो रहा है। हम लोग 6th लार्जेस्ट जीडीपी है। 10 साल के अंदर हम लोग इंडिया में 3rd लार्जेस्ट जीडीपी होने वाले हैं। और ये सब हम लोग के नीचे जो स्टेट है, वो सब बिहार के बीजेपी का शासित स्टेट है। ये डेवलपमेंट के लिए लोग वोट दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि चौथी बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं ममता बनर्जी और जनता उनका पूरा साथ देगी, जनता उन्हें ही चुनकर वापस लाएगी? बिल्कुल, 100%। अच्छा, आप जैसा जानते हैं, हम सब जानते हैं, टीएमसी के वरिष्ठ सांसद हैं कल्याण बनर्जी, आप उनके बेटे हैं।
आप कलकत्ता पेशे से आप वकील हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। आपने अचानक से राजनीति में आने का निर्णय कैसे लिया? इस बार आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने चुनौती होगी या आपके खिलाफ जो उम्मीदवार हैं, वो कितने मजबूत हैं या आप खुद को मजबूत समझ रहे हैं, उनसे बेहतर समझ रहे हैं? देखिए, अचानक का कोई बात नहीं है। मैं 2005 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और 2011 से ममता दीदी ने ये चाहा है कि मैं कोर्ट में लड़ूं सरकार के लिए, और इसीलिए सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। और लड़ाई जो था भाजपा और सीपीएम के अगेंस्ट में, वो लड़ाई अभी भी जारी है। सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म चेंज होकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गया है। मैं 17 साल से जो उत्तरपड़ा विधानसभा है, 17 साल से उत्तरपड़ा विधानसभा केंद्र में मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ का जो कर्मी समर्थक है वो मेरा फैमिली की तरह बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2026 में विधायक बनना है इसलिए मैंने इतना रिलेशनशिप रखा है। मैं इसलिए रिलेशनशिप रखा है क्योंकि इन लोगों से इतना साल हो गया है, एकदम घर की तरह सब लोग बन गए हैं। तो बाकी का चुनौती जो है वो सीपीएम और बीजेपी के बीच में एक लड़ाई है कि कौन 2 बनेगा और कौन 3 नंबर पे आएगा। तृणमूल 1 नंबर पे रहने वाला है। तो 2011 से उत्तरपड़ा विधानसभा सीट पर टीएमसी का दबदबा है। 2021 में भाजपा ने चुनौती दी थी, लेकिन जीत आप लोगों ने ही हासिल की थी। 2026 में भी फिर आपको ऐसा लगता है कि इस सीट पर आपको ही जीत मिलेगी? देखिए, लोगों का जो रिस्पॉन्स है, जो पिछला 35 दिन से मैं हर गली नुक्कड़ मोहल्ला में जाके लोगों से मिल रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स मिला है वो तो झुटला नहीं जा सकता है। जो जो आदमी दौड़ के आके बोल रहा है तुमको जीतना ही है, तुमको जीतना पड़ेगा, तुम ही जीतोगे, ये भी तो झूठ नहीं हो सकता है। तो जो जितना आशीर्वाद मिला है हम लोगों का, जो सीनियर वोटर्स है सबसे, और दीदी के लिए यहाँ पे जो इमोशन काम करता है, वो हमेशा तृणमूल को 1 नंबर पे ही रखेगा। उत्तरपड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या है जिनके आपको लगता है कि वो काम किया जाना चाहिए? देखिए, एक तो चौथा मई के बाद ही मैं जाके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बात करूंगा कि कोन्नगर से कोलकाता जाने वाला एक सरकारी बस रहे, ताकि डायरेक्टली लोग कम खर्चे में कलकत्ता पहुंच सके। दूसरी बात जो है, जो जो रास्ता हम लोग का पौथोश्री और अमरपाड़ा अमर समाधान में टच नहीं किया गया है, वो मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 साल के अंदर एमएलए लेड फंड से जितना भी हो सके कवर कर देने के लिए। क्योंकि लोगों ने, जब मैं 35 दिन घूम रहा था, तो कुछ कुछ रास्ते हमको बोले हैं कि जहाँ पे काम करने का जरूरत है वो सब काम करना है। हम लोग का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट नहीं है, जैसे ट्रॉमा केयर, कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब चालू करना है ताकि केंद्र के अंदर ही उन लोगों का ट्रीटमेंट हो जाए। और एक से ज्यादा इंग्लिश मीडियम, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल करने का मैं कोशिश करूंगा, ताकि हम लोग का केंद्र के जो बच्चे हैं वो केंद्र के अंदर इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके। और एक ड्रेनेज और सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली नहीं हो सकता है, वो थोड़ा टाइम लेके एक परमानेंट सोल्यूशन मुझे करना है, ताकि यहाँ का लोगों का जो ड्रेनेज और सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा सोल्यूशन हो जाए। ये छोड़ के भी मैंने मैनिफेस्टो में 16 शपथ लिया है ये उत्तरपड़ा विधानसभा केंद्र के लिए। वो सब काम अगले दिन में मैं करने वाला हूँ, जिसमें सब स्कूल का डेवलपमेंट है, कॉलेज का डेवलपमेंट है, जो प्लेग्राउंड है उनका डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल का ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये सभी काम करने वाला हूँ। और म्यूनिसिपैलिटी का कोई खाली जमीन देख के एक नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज करना है, ताकि हम यहाँ का जो लोग है, लड़कियां है, वो वहाँ पे पढ़ के अपने काम में यूटिलाइज कर सके। आम तौर पर देखा गया है कि बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं तो बहुत हिंसा हुई है। हालांकि इस बार वैसी हिंसक घटनाएं कम हुई हैं और लोगों ने भी बहुत भारी तादाद में आकर के वोटिंग किया है। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी, लोगों के मन में कहीं डर बैठा हुआ है कि अगर उन लोगों ने वोट नहीं दिया तो कल वो नागरिक है या नहीं, इस पर भी सवाल उठेगा? शायद इसी वजह से और भी ज्यादा तादाद में लोग आकर के वोट दिए हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक तो 2 फैक्टर है, एक है डर कि अगर मैं वोट नहीं दिया तो फिर अगला साल जाके मुझे लाइन में खड़ा होके फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं नागरिक हूँ। दूसरी बात जो है, जिन लोगों को फैमिली में 4 जन के फैमिली में अगर 1 जन का भी वोट काट दिया गया है, वो 3 जन ये सिस्टम के विरुद्ध बदला लेना चाहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने उन लोगों का हैरेसमेंट किया है आपके नागरिक होने का प्रूफ देने के लिए। वो 1 जन का जो वोट काट दिया है बीजेपी ने, उसके बदले में लोग भारी तादाद में आके मतदान कर रहे हैं।
तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि स्वच्छ चुनाव हो, सही फेयर इलेक्शन हो, ये जो दावा है चुनाव आयोग का कि बंगाल में या फिर फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया की गई, लेकिन जिन 51 लाख लोगों के नाम कटे हैं, तो बहुत लोगों को मताधिकार देने का अधिकार नहीं मिला, वो तो वोट देने से वंचित रह गए हैं। और यहाँ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर इतने लोगों को नाम काटा गया है, तो कहीं ना कहीं उनका अधिकार छीना गया है। बिल्कुल। और देखिए, फेयर इलेक्शन के बारे में मैं जो बोल सकता हूँ, वेस्ट बंगाल में फेयर इलेक्शन तो हर बार ही होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलना चाहता है कि इस बार का इलेक्शन फेयर है, तो मेरा उनसे सवाल है कि 2021, 2016, 2024 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कंडक्ट किया था। तो इसका मतलब अगर इस बार फेयर है और पिछला बार अनफेयर था, इसका मतलब आप लोगों का फेलियर है। तो आप तो ये पहली बात ये नहीं मानते हैं कि आपका फेलियर है, पर आप बोल देते हैं कि इस बार ज्यादा फेयर हो रहा है। इसका मतलब लास्ट टाइम आपने ठीक से नहीं किया था, और अगर ठीक से नहीं किया था 2024 में, इसमें इसका मतलब भाजपा जो जीता था पार्लियामेंट इलेक्शन, वो गलत था। तो पहले आप ये मानिए, पहले ये बोलिए कि आप कौन सा फेयर किए हैं, कौन सा फेयर नहीं किए हैं, उसके बाद आप जाके बोलिए कि इस बार फेयर हो रहा है कि नहीं फेयर हो रहा है। और जो लोग का नाम कट गया है, ममता दीदी ने बोला है कि 1 महीने के अंदर, 4 जून के अंदर उन सबका नाम फिर वोटर लिस्ट में वो उठाएंगे, क्योंकि ये जो जनवरी से भी जो लड़ा है, वो तृणमूल कांग्रेस ने लड़ा है, ममता दीदी ने लड़ा है। जब भाजपा के नेता लोग घर में बैठ के ताली मार रहे थे कि हम लोग का वोटरों का नाम कट जा रहा है, तब दीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट तक जाके लड़ा है हम लोगों का नागरिक के लिए, और कोई नहीं लड़ा है हम लोग के राज्य में।